ऋतुएं, यहाँ पर हम देख लेते हैं ऋतुओं से जो इंडिया के ऋतुएं हैं उन्हें हम देख लेते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। और यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें वर्षा के प्रारूपों में तो भिन्नता होती है, लेकिन उनके तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये हैं शीत ऋतु, जो 4 ऋतु हैं भारत की। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु और तीसरा है कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और फिर उसके बाद मानसून के आगमन का और फिर उसकी वापसी का काल, 4 ऋतु हो गए। फिर शीत ऋतु को देख लेते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर उत्तर भारत में जो शीत ऋतु होता है वो मध्य नवंबर से स्टार्ट होता है। मध्य नवंबर से वही 15 नवंबर से मान लीजिए स्टार्ट होता है, से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। फरवरी तक रहती है, मध्य नवंबर से 15 नवंबर से स्टार्ट होता है। 15 नवंबर के आसपास से, उसके पहले से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका आगमन माना जाता है कि आगमन हो चुका है। वो मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तर भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंड महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। अगर तापमान को देखो तो हम दक्षिण से उत्तर की तरफ, मतलब इंडिया में जो दक्षिण साइड है वहाँ से दक्षिण से ऊपर से जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, हिमालयन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है, घटता है। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तर मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो पूर्वी तट है, जो इंडिया है यहाँ पे ऐसे, तो ये जो पूर्वी तट है इस वाले एरिया में पूर्वी तट, ऐसे मान लीजिए ये इंडिया है, साउथ इंडिया का जो पूर्वी तट है वहाँ पे औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। और लेकिन उत्तर भारत में जो यहाँ हिमालयन की तरफ है, ये उत्तर हिमालयन के जो नीचे वाला यूपी बिहार ये वाला पूरा बेल्ट है, वहाँ पे 10 सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म होता है और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा तुषारपात मतलब कि हिमपात, वही कोहरा, ये सब चीज़ें हैं। कोहरा, हिमपात, उत्तर में कोहरा, हिमपात, ये और ये सब चीज़ें हैं। तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। जो हिमालय के जो ऊपरी ढाल होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे, और वहाँ पे स्नोफॉल होता है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह में स्नोफॉल होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। तो इस ऋतु में जो देश में कौन सी पवनें प्रवाहित होती हैं, उत्तर पूर्वी पवनें प्रवाहित होती हैं, नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। इन पवनों के कारण जो है कुछ वर्षा जो है तमिलनाडु के तट पर होती है। जो ये व्यापारिक पवन है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की वजह से ही कुछ वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो यहाँ बे ऑफ बंगाल से स्थल की ओर जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे बारिश होती है। वहाँ से आर्द्रता ले लेती हैं और फिर यहाँ पे बारिश करती है, तब बारिश करती है तमिलनाडु में। तो वही है कि समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो उच्च भाग में क्या होता है कि ऊपरी भाग में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं और इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं और उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो उच्च दाब का जब क्षेत्र बनता है नीचे, तो जो हल्की पवनें क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, और नीचे कैसी होंगी, उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, काफ़ी भारी पवनें होंगी।
बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च दाब से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। तो इस मौसम में क्या होता है कि आसमान साफ होता है, तापमान आर्द्रता कम होती है, पवनें शिथिल और परिवर्तित होती हैं। फिर शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया, यहाँ पे देख लेते हैं, भूमध्य सागर यहाँ है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया से ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, जो शीतकाल में जो वर्षा होती है उन्हें स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है, महावट कहा जाता है। जो शीतकाल में वर्षा होती है उसे जो स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये जो होती हैं, ये जो शीतकाल में वर्षा होती है, ये रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है और इनकी मात्रा कम होती है और इन्हें ही जो है महावट कहते हैं, जो ठंड के समय जो बारिश होता है। फिर आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। शीत ऋतु होता है यहाँ पे पूरे मतलब उत्तर भाग में शीत ऋतु होता है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भाग है, साउथ इंडिया का जो भाग है, वहाँ पे शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि पवनों का प्रवाह, जो समुद्री पवनों का प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ पे तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ ग्रीष्म ऋतु को देख लेते हैं। और सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। जब सूर्य उत्तर की तरफ होता है तो यहाँ पे ICT जब किधर खिसक जाता है, उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए ताप को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ मार्च में जो है दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और वहीं अप्रैल में गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भाग का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, जहाँ उत्तर भारत में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही होती है, तो उस टाइम प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री आसपास इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर नीचे हिंद महासागर, इन सब चीज़ों इन समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान मतलब ठंडी में भी गर्मी में तापमान में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। तो देश के उत्तरी भाग में क्या होता है कि ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होती है। उत्तर भाग में ग्रीष्म काल होगा तो तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो वायु क्या हो गया, विरल होगा। विरल का मतलब है कि वायुदाब कम होगा। और फिर उसके बाद मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो है, जब मई के अंत में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो यहाँ उत्तर पश्चिमी थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिमी पटना छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। जो पवन का परिसंचरण इसी गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें हैं। ये धूल भरी होती हैं और गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं।
कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस हवा का प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं। अस्थायी रूप से क्या है, अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती है। कैसे? क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। जो ये लू आता है ये तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्के वर्षा ले आता है। अपने साथ हल्का ठंडा समीर एवं हल्का वर्षा ले आती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। तो जो ये लू है इनके साथ कभी कभी तीव्र हवाएं, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं और गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, मतलब कि ओले पड़ते हैं। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। तो जी ये लू होती है जैसे यहाँ पे पड़ रही है, अगर ये बैसाख के महीने में पश्चिम बंगाल में होता है तो इस पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में होता है, इसलिए इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में ये प्रायः पूर्वी मानसून वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु का जब अंत होता है तो कर्नाटक और केरल में ये जो हैं इन्हें जो है पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसके कारण जो है आम जल्दी पक जाते हैं। पूर्व मानसूनी वर्षा, तो ये क्वेश्चन आता है कि पूर्व मानसूनी वर्षा की वजह से ही कर्नाटक और केरल वाले एरिया में जो आम होते हैं, आम के पेड़ लगाए जाते हैं, उनमें जो आम होते हैं जल्दी पक जाते हैं, प्राय से आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो ये जो पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, पूर्वी मानसूनी वर्षा जो होती है इन्हें ही आम्र वर्षा भी कहा जाता है। पूर्वी मानसूनी वर्षा जो होती है इन्हें ही आम्र वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन देख लेते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। तो यहाँ पे मानसून का आगमन है, देख लेते हैं वर्षा ऋतु और मानसून का आगमन। वर्षा ऋतु है ये जो 4 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु हो गई, तीसरा है वर्षा ऋतु, इसे मानसून का आगमन कहते हैं। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती हैं इन्हें आकर्षित करती हैं। क्योंकि भारी जून के महीने में यहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होता है, उत्तर भारत में निम्न दाब उत्पन्न होता है, तो दक्षिण भारत की जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनको आकर्षित करती हैं। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। तो ये जो पवनें होती हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, तो ये पवनें कहाँ से होकर के गुजरती हैं, जो गर्म महासागर हैं उनसे होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। तो ये पवनें वापस जब इधर साइड में आती है, हिंद महासागर साइड के पीछे से, हिंद महासागर के साउथ से जब ये आती हैं, हिंद महासागर के दक्षिण से जब ये आती हैं तो ये गर्म महासागरों से होकर गुजरती हैं, इसलिए जो है अपने साथ महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। और ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। तो उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें जो है देश के शेष भाग में 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो अगर ये आ जाता है इंडिया में तो यहाँ के मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा होती है। जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये पवनें आकर के पश्चिमी घाट एक तरफ तो अरब सागर की शाखा जाती है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। तो जो अरब सागर की ओर जाती है वो पश्चिमी घाट से यहीं पर टकराती है और वहाँ पे पवन मुखी भाग में भारी वर्षा करती हैं यहाँ पर। फिर दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। तो जो आसपास लगे हुए यहाँ पे स्टेट है वहाँ पे बारिश होती है, जैसे दक्कन के पठार में, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। और यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, तो ये जो क्षेत्र होते हैं वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं।
इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। तो इस मौसम की जो अधिकांश वर्षा होती है वो कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भागों में होती है। उत्तर पूर्व में मतलब पूर्वोत्तर भारत में, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इस वाले एरिया में, तो उत्तर पूर्वी भारत में होती है इस मौसम से भारी वर्षा। खासी पहाड़ियों के दक्षिण श्रृंखला में स्थित मानसीराम, जो गारो खासी जयंती है मेघालय में, वहाँ पे मानसीराम में विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो गंगा की घाटी में अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, जैसे गंगा की घाटी ऐसे यहाँ पे है, तो ऐसे इधर से पूरब से अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। तो मानसून से संबंधित एक परिघटना कौन सा है? वर्षा में विराम। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वो है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें अर्ध एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। तो ये जो मानसूनी वर्षा होती है एक समय में कुछ दिनों तक होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल, दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। तो जो मानसूनी वर्षा होती है एक समय में कुछ दिनों तक होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। जैसे कुछ दिन लगातार 5 दिन तक वर्षा हुई, 5 दिन तक वर्षा के बाद फिर बीच में 3-4 एक हफ्ते का गैप हो गया, फिर 5-6 दिन वर्षा। तो जो बीच में अंतराल होता है वही है वर्षा रहित अंतराल। तो इसी को कहते हैं वर्षा में विराम, तो ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्षर उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। वही ICTZ वाला है, मतलब कि ICTZ खिसकता है। फिर जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालयन की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। तो वही ICTZ खिसक करके हिमालय की तरफ चला गया, तो वो है हिमालय के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। तो भारी वर्षा के कारण जो भारी वर्षा होती है पहाड़ों पे, और वो पहाड़ों पे जो नदियाँ जो है भर करके आती हैं मैदानी क्षेत्र में भर जाती हैं, फिर तो यहाँ पे विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान माल की भारी क्षति होती है। उच्च कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। तो उच्च कटिबंधीय का जो निम्न दाब की तीव्रता है, आवृत्ति है, वो भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। ये निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। तो ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। तो इसका कारण कि एक भाग में अगर बाढ़ आ रही है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अवस्थित होता है, इसीलिए यह कभी कभार देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। फिर यहाँ देख लेते हैं मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम। मानसून की वापसी देख लेते हैं। फिर यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो जब जो सन होता है वो दक्षिण की तरफ जाता है तो यहाँ पे निम्न दाब वाला जो गर्त होता है वो शिथिल हो जाता है। निम्न दाब वाला जो गर्त होता है वो क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब वाला प्रणाली का स्थान ले लेता है। धीरे धीरे क्या है? उच्च दाब वाली प्रणाली का स्थान ले लेता है क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे ठंडक पड़ने लगती है तो यहाँ पे उच्च दाब हो जाता है। दक्षिण पश्चिम
मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे शिथिल होकर के पीछे हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ से मानसून पवनें उत्तर के मैदान में हट जाती हैं, उत्तर के मैदान से हट जाती हैं, अक्टूबर के प्रारंभ में हट जाती हैं। फिर अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान वृद्धि हो जाती है। तो मानसून की जो वापसी होती है तो आसमान साफ हो जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें मानसून की जब वापसी होती है तो आसमान साफ होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। मतलब कि वही ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, वही समय होता है मानसून के वापसी का। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम ऐसा हो जाता है, इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। मतलब जब मानसून वापसी का समय होता है तो उसके एकदम से जाने से पहले उत्तर भारत में, जब उत्तर भारत से एकदम से चला जाता है मध्य अक्टूबर के समय में, अक्टूबर में जब चला जाता है तो वहाँ पे ना ठंडी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, मतलब अच्छा मौसम होता है, ना ठंडी ना गर्मी। लेकिन अगर वो अभी भी है, बस जाने वाला है कि उत्तर भारत से निकल रहा है, तो उस टाइम उसके जाने से पहले के कुछ टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उमस पड़ती है, स्थल भी आर्द्र होता है, तापमान भी उच्च होता है, नमी भी ज़्यादा होती है, तापमान भी ज़्यादा होता है। आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, मतलब पसीने नहीं सूखते हैं। तो इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, इसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, इसे जो है क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तर भारत में तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। तो जब अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तर भारत में तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। मासीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा या स्टैलेग्माइट या स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। तो नवंबर के प्रारंभ में जो उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर की जो निम्न दाब वाली अवस्था है वो बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ये निम्न दाब वाली अवस्था कहाँ स्थानांतरित हो जाती है? बंगाल की खाड़ी पर। यह अवस्था चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो यह स्थानांतरण होता है वो चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, और ये जो है अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था, जो नवंबर का जब प्रारंभ होता है तो जो उत्तर पश्चिम भारत है इस साइड वाले भारत जैसे ऐसे, तो इस साइड में क्या होता है, कैसी अवस्था उत्पन्न होती है? निम्न दाब वाली अवस्था उत्पन्न हो जाती है। दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये चक्रवात क्या करते हैं? पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं? ये विनाशकारी होते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे भारत का मैप है मौसमी वर्षा का, जून से सितंबर तक का ये दिया हुआ कि जब मानसून का आगमन के समय का है। जून से सितंबर मानसून का आगमन जून में होता है और सितंबर में ये वापसी हो जाता है उत्तर भारत का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये वर्षा का दिया हुआ है प्रारूप मौसमी वर्षा का। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर, ये वाला एरिया यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो जो मानसून का आगमन होता है तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप वाला एरिया है पूरा,
यहाँ पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा होती है, सॉरी 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले एरिया में भी इस वाले ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें भी 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे इस वाले एरिया में, और ये वाला एरिया यहाँ पे है जो केरल है, कर्नाटक है, यहाँ पे जो है इस वाले एरिया में बारिश होती है 400 से अधिक 400 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है। और यहाँ पे जो मेघालय, मासीराम वगैरह है, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे 200 से 400 के बीच देख लेते हैं कहाँ पे वर्षा होती है। तो ये वाला एरिया जो है पश्चिमी घाट वाला एरिया, यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और यहाँ पे ये है सिक्किम वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, ये मेघालय और असम वाला एरिया में यहाँ पे जो है 200 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। थोड़ा सा असम वाला एरिया, मेघालय वाला एरिया, तो 200 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा देख लेते हैं। तो यहाँ ये वाला है, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा बेल्ट ऐसे देख रहे हैं, ये जो पूरा बेल्ट बना हुआ है इस कलर का, यहाँ पर पूरा का पूरा कितने सेंटीमीटर की बारिश होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये भी वाला दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर से अधिक, 200 से 400, 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक, ये पूरा का पूरा सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होता है। फिर उसके बाद कहाँ पे देख रहे हैं, फिर उसके बाद बारिश कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होता है, और यहाँ होता है। फिर उसके बाद इस वेस्टर्न घाट में होता है, और इस वाले एरिया में होता है। और यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे फिर भी सबसे ज़्यादा यहाँ, फिर यहाँ क्योंकि यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा है इसकी अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा उत्तर भारत बारिश हो रही है, ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ 60 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो यहाँ और ये वाला एरिया जो है ये है, इसमें जो है, और यहाँ है ये जो है आगे गया, फिर यहाँ पे जो है 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, सॉरी 60 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 40 से 60 के बीच में ये वाला एरिया जो इसमें 40 से 60, ये वाला एरिया जो बना हुआ है 40 से 60 की वर्षा होती है। और यहाँ पे 20 जो ये खाली दिख रहे हैं, यहाँ पे 20 से 40 या फिर 40 से या 0 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर भी ये वाला है, ये वाला 40 से 60, यहाँ पे 40 से 60 स्नोफॉल होता है यहाँ पे बारिश का। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है मौसमी वर्षा, जून और सितंबर का है मौसम, जिसमें मानसून का आगमन होता है यहाँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत में वार्षिक वर्षा को देख लेते हैं, वार्षिक वर्षा। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे नहीं, अभी इसे देख लेते हैं। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ लक्षद्वीप वाले एरिया में होगा, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा। और यहाँ पे होगा वेस्टर्न घाट पे होगा, यहाँ वेस्टर्न घाट पे होगा। और ये वाला पूरा पूर्वोत्तर भारत समझ लीजिए, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, थोड़ा सा इसमें बीच में यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, नहीं तो पूरा का पूरा वही 400 से अधिक, 200 से 400 सेंटीमीटर की पूरी बारिश होती है उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का 7 सिस्टर्स वाला स्टेट्स, यहाँ पे बारिश होती है। फिर यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, ये पूरा है 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। और यहाँ पे 60 से 100 सेंटीमीटर की, ये वाला एरिया 60 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और ये वाला एरिया है 40 सेंटीमीटर, 40 से 60 वाली एरिया आ गई। फिर उसके बाद 20 से 40, ये जो खाली वाला एरिया है 20 से 40, यहाँ पर भी 60 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, लेकिन स्नोफॉल होता है, बारिश स्नोफॉल जैसे होती है। और यहाँ पे ये तो देख ही लिए आप, 60 से ये वाला जो एरिया है 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश
ये वाला एरिया हो गया। फिर यहाँ सिक्किम में ये वाला है, यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है। और फिर 0 से 20 जो खाली वाला है, यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो ये वार्षिक वर्षा थी इंडिया की, भारत की। हमने यहाँ तक देखा हुआ था ये है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं, जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न हुए हैं। ये चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। तो जो गोदावरी डेल्टा कावेरी नदी के जो सघन आबादी है वहाँ के प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुँच जाते हैं। ये जो चक्रवात होते हैं वो कभी कभी ये उड़ीसा में पहुँच जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुँच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों के कारण होती है। जो कोरोमंडल तट पर जो अधिक वर्षा होती है इन्हीं चक्रवातों के कारण होती है और अवदाबों के कारण होती है। फिर वर्षा का वितरण देख लेते हैं। पश्चिम वर्षा का वितरण देख लेते हैं कि पश्चिम तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, किंतु राजस्थान एवं इसके सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 160 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के तो जम्मू कश्मीर का जो लेह वाला एरिया है वहाँ पे वर्षा भी काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है, तो हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक होने वाली जो वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान में, गुजरात के कुछ भाग में, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में अधिक पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात और वृष्टि छाया प्रदेश में अधिक पाई जाती है ये विषमता। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ अधिक होती है। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे बाढ़ अधिक होती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एक परिचय, इसे देख लेते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से, यहाँ पे देख लेते हैं मानसून एकता का परिचय। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसके अपेक्षाकृत जो उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तर भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। तो प्रायद्वीपीय पठार तीनों तरफ से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है न ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। तो तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। तो जो ये पवन की दिशाएं होती हैं वो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन और उससे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। तो वर्षा का असमान वितरण और मानसून का एक विशिष्ट लक्षण, ये जो है वर्षा की अनिश्चितता का विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार, उत्सव सभी इन मानसूनी लय
के चारों ओर घूम रहे हैं। तो सभी इन मानसूनी लहर के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तो उत्तर भारत से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण जो भारतवासी हैं वो प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंस होता है इनका। तो ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। तो और ये नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो जो नदी घाटियाँ जो इनके जल हैं, मानसूनी वर्षा जल जो है इन्हें संवहन करती हैं, इन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में देखते हैं।